जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बालकों पर किस तरीके से प्रभावित होता है। कल हम लोगों ने देखा था वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या होते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से बालक का जब विकास होता है तो वंशानुक्रम के ऊपर निर्भर करता है। आज हम उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहली जो बात होती है वह होती है शारीरिक गठन एवं बनावट। देखिए, शारीरिक गठन एवं बनावट का मतलब क्या है। शारीरिक गठन का मतलब है कि बालक का जो रंग रूप आकार जो होता है वह उसके माता पिता के अनुसार होता है। इसका मतलब क्या है, उसका जो प्रभाव पड़ता है वह वंशानुक्रम का पड़ता है। वंशानुक्रम जिस तरीके का रहता है बालक का, उसके माता पिता पूर्वज जिस तरीके के रहते हैं, इनका रंग रूप आकार जिस तरीके का रहता है, उसी प्रकार बालक का भी विकास होता है दोस्तों। अगली हमारी जो बात होती है वो होती है व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यवसायिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता का वंशानुक्रम का एक असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि क्या व्यवसाय करना है, जैसे वो किस कार्यशैली में निपुण है बालक, इसका जब विकास होता है वही उसके वंशानुक्रम पे पड़ता है दोस्तों। अगली जो हमारी बात होती है वह होती है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव कि बालक का जो वंशानुक्रम रहता है वह सामाजिक किस स्थिति में है, उसी इस प्रकार बालक का विकास होगा कि उसका जो वंश है वह समाज के किस प्रक्रिया में है, कौन से स्तर पर है, कौन से चरण में है, और उसी के आधार पर बालक का विकास होता है दोस्तों। अगली जो हमारी बात होती है वह होती है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व मतलब क्या होता है। व्यक्तित्व मतलब होता है एक व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्तित्व, जब एक लड़का लड़की जो रहते हैं ना, उनका लड़कियों का जो स्वभाव होता है, लड़कियों का जो व्यवहार होता है वह सरलपूर्ण होता है, सहजपूर्ण होता है। बल्कि लड़कों का जो व्यवहार होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें लड़कों का एक कठोरता का व्यवहार होता है और कर्कशता होती है। इसका मतलब क्या है, अलग अलग व्यक्तित्व पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगली जो हमारी बात है वह है स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव पर प्रभाव भी पड़ता है कि आपके वंशानुक्रम का स्वभाव कैसा है, उत्तेजनापूर्ण है या शांत है या क्रोधपूर्ण है या भयपूर्ण है, जो भी आप संवेग रहते हैं उसका वंशानुक्रम के अनुसार ही उसके बालक का विकास होता है और उसके ऊपर स्वभाव का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगली जो हमारी बात रहती है लिंग भेद को लेकर, इसका भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों और प्रजाति पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। देखिए, बुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रजाति श्रेष्ठता। बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, जरूरी नहीं होता कि जिस तरीके से वंशानुक्रम मैं आपको बताना चाहूँ। माता पिता जो बुद्धिमान होते हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं दोस्तों। उनका वंशानुक्रम के अनुसार उन पर प्रभाव पड़ता है, उनके वंश का, उनके माता पिता का, उनके पूर्वजों का बालक के विकास पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बुद्धि में बालकों में बुद्धि विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। अगर आपसे सबसे प्रमुख कारण पूछा जाए तो आपका वातावरण होगा। और अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बालक के विकास में बुद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक बताइए या बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, अगर बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा जाता है दोस्तों तो आपका आंसर क्या रहेगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण बताइए, तो हमारा जो प्रमुख कारण रहेगा वह रहेगा दोस्तों वातावरण। वातावरण ही ऐसा होता है जो कि हमारे बालक के बुद्धि को प्रभावित करता है, उसका प्रमुख कारण है। अगली जो हमारी बात होती है दोस्तों वह होती है प्रजाति पर प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम किस प्रकार का है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, निम्न स्तर के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो बुद्धि की क्षमता होती है वह गोरे स्तर के लोगों की अपेक्षा उनकी बुद्धि स्तर की क्षमता कम होती है। इस प्रकार क्या सिद्ध कर देते हैं कि प्रजाति श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है वंश का। अगला देखिए दोस्तों, इन्हीं कारणों का प्रभाव वातावरण में भी पड़ता है दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पर अब देखते हैं, हमारे यहाँ पे बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव है, उसके बारे में हमने देख लिया। यहाँ पे वंशानुक्रम खत्म हो जाता है दोस्तों। अब हम प्रारंभ करेंगे वातावरण। वातावरण क्या है, वातावरण को अंग्रेजी में कहते हैं एनवायरनमेंट और इसी को हम पर्यावरण भी कहते हैं दोस्तों। हम और आप सभी ने विज्ञान में एक विषय पढ़ा होगा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, परिधन आवरण। परिधन आवरण मतलब हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हमारे चारों ओर जिस आवरण से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, उसे पर्यावरण कहा जाता है दोस्तों। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। जब देखिए दोस्तों, जब हम और आप विज्ञान पढ़ते हैं तब विज्ञान पढ़ते वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि वातावरण जो रहता है उसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं,
जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, हवा पानी के बारे में पढ़ते हैं, वो वातावरण होता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों बालकों के व्यवहार के बारे में, बालक के विकास के बारे में, कि बालक का जो विकास हो रहा है वह किन किन वातावरण में रहकर हो रहा है। इसीलिए इसमें जो वातावरण होते हैं दोस्तों, इसमें दो वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला होता है परिवार का वातावरण, दूसरा होता है दोस्तों विद्यालयी वातावरण। एक बात याद रखिएगा, विद्यालय बालक के जीवन में दो वातावरण बहुत अत्यधिक प्रभावशील होते हैं, जैसे कि विद्यालयी वातावरण और दूसरा होता है पारिवारिक वातावरण। देखिए इन वातावरण में होकर जब बालक विकास होता है तब बालक के अंदर डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहला अगर आपसे कई बार प्रश्न किया जाता है कि विद्यालय में क्या सीखता है, देखिए सबसे पहला कि प्रथम विद्यालय क्या होता है, बालक का प्रथम विद्यालय क्या होता है। तो बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है वह होता है उसका परिवार। वह क्या होता है दोस्तों, वह होता है बालक का परिवार। और अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो बालक का जो प्रथम शिक्षक होता है वह होता है बालक की माँ। कौन होता है दोस्तों, बालक की माँ होते हैं। बालक के जीवन में वातावरण का प्रभाव बहुत असरदारक होता है, क्योंकि बालक के लिए किस तरीके का परिवार का वातावरण मिल रहा है, किस तरीके से बालक का विद्यालय से सामाजिक विकास हो रहा है, इन सभी के माध्यम से बालक का वातावरण में रहकर उसका विकास होता है। देखिए जब बालक परिवार का वातावरण, जब बालक परिवार में रहता है तब बालक अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है, तब बालक अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है दोस्तों। लेकिन जब बालक विद्यालयी वातावरण में रहता है तब बालक वहां पे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा बालक कब ग्रहण करता है। तो बालक जब पारिवारिक वातावरण में रहता है तब बालक जो है अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन जब बालक विद्यालयी वातावरण में रहता है दोस्तों, तब बालक जो करता है वह औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या क्या जान लिया कि वातावरण क्या है। पर्यावरण और वातावरण और एनवायरनमेंट एक ही शब्द है। परिधन आवरण, हमारे चारों ओर का जो आवरण जिससे घिरा हुआ है उसे वातावरण कहते हैं दोस्तों। और वातावरण बालक के जीवन में दो प्रकार के महत्वपूर्ण होते हैं, पारिवारिक वातावरण और विद्यालयी वातावरण। पारिवारिक वातावरण में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम विद्यालय क्या होता है। प्रथम विद्यालय क्या होता है, परिवार होता है। और इसी में एक प्रश्न और किया जाता है कि बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है। तो बालक का जो प्रथम शिक्षक होता है वह होता है बालक की माँ। क्या होता है, प्रथम शिक्षक बालक की माँ होती है और प्रथम विद्यालय जो होता है वह बालक का परिवार होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया वातावरण के बारे में। हम प्रायः वातावरण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वातावरण एनवायरनमेंट जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। चलो उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से वातावरण होते हैं जो दो होते हैं। सबसे पहला जो वातावरण होता है दोस्तों वह होता है दोस्तों हमारा आंतरिक वातावरण। देखिए वातावरण जो होते हैं दोस्तों, पहला वातावरण जो होता है वह होता है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण। दूसरा होता है दोस्तों बाह्य वातावरण। देखिए दोस्तों, यह हमारा आंतरिक वातावरण, यह हमारा बाह्य वातावरण। देखिए दोस्तों, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। ठीक है दोस्तों, देखिए आंतरिक वातावरण क्या होता है। आंतरिक वातावरण वह होता है दोस्तों जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, जब बालक माँ के गर्भ में रहता है और उसके लिए जो आवरण मिलता है, जो वातावरण मिलता है और वहां से जो उसका विकास होता है उसे कहा जाता है आंतरिक वातावरण। कौन सा वातावरण दोस्तों, आंतरिक वातावरण, जिसमें बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है और उसमें उसको जो वातावरण मिलता है उसे कहा जाता है आंतरिक वातावरण। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब बालक माँ के गर्भ में है तो उसके अंदर विकास कैसे होगा। विकास होता है, विकास होता है। और यह जो विकास होता है दोस्तों, यह जो प्रभावित करता है माता के खान पान पर, माता के पोषण आहार पर, माता के खान पान पर, माता के खान पान पर
और माता की कोई लंबे समय से बीमारी, लंबे समय से बीमारी। ठीक है दोस्तों, अगली जो बात होती है वो होती है दोस्तों क्या, माता के द्वारा धूम्रपान आदि का सेवन करना, धूम्रपान का सेवन करना। और अगली जो हमारी बात होती है वो दोस्तों वह होता है कि दवाओं का अनियमितता रूप से सेवन करना। देखिए आंतरिक वातावरण, जिस वातावरण में बालक मां के गर्भ में रहकर उस बालक का विकास होता है, उस वातावरण का नाम होता है आंतरिक वातावरण। हमने और आपने एक कहानी पढ़ी है और वो सभी लोग जानते हैं, आप सभी ने अभिमन्यु का नाम सुना होगा। अभिमन्यु जब मां के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने अभिमन्यु की माता को चक्रव्यूह भेदन के बारे में कुछ जिक्र किया था, उनके बारे में बताया था कि चक्रव्यूह भेदन किस तरीके से किया जाता है। उस समय अभिमन्यु माता के गर्भ में थे, तब उन्होंने वह विद्या ग्रहण कर ली थी जो कि उनकी मां के द्वारा श्रवण की गई थी, सुना गया था। लेकिन जब वह विद्या सुनते सुनते जब उनकी माता की नींद लग जाती है, इस वजह से उससे बाहर निकलने की जो विद्या होती है वह गर्भ में रहकर अभिमन्यु नहीं सुन पाता है। इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन तो जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं यह बात अभिमन्यु नहीं जानता था। तो देखिए इस बात का जो विकास हुआ था ये कैसे हुआ था, ये भी तो मां के गर्भ में ही हुआ था, क्योंकि वो भी तो उसका आंतरिक वातावरण है। इसी प्रकार कहा जाता है कि आंतरिक वातावरण भी होता है, दूसरा होता है बाह्य वातावरण। अब आंतरिक वातावरण जो होता है वह बालकों के जीवन में किस प्रकार प्रभावित होता है, मतलब बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आंतरिक वातावरण में जो भी प्रभाव पड़ता है वह माता के द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा उसका प्रभाव पड़ता है। अगर माता के द्वारा चिंताग्रस्त का होना, अगर माता चिंताग्रस्त रहती हैं, हमेशा चिंताग्रस्त रहती हैं, उसका असर बालक पर पड़ता है। बालक का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता है, उसका बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और बालक स्वस्थ नहीं रहता है। अगर माता के द्वारा धूम्रपान का सेवन किया जाता है तब भी बालक का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है दोस्तों। अगर माता के द्वारा पोषण आहार या खान पान ठीक तरीके से नहीं होता है तो भी बालक का शारीरिक रूप से विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है दोस्तों। और अगर माता के द्वारा कोई अनियमितताएं रूप से कोई दवाई या मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है तो इसका असर भी बालक के ऊपर पड़ता है जो कि माता के गर्भ में रहता है। तो इस तरीके से बताया कि माता का जो आंतरिक वातावरण होता है जो बालक के लिए मिलता है उसका बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपको बताया है। अब दूसरी बात जो होती है, दूसरा वातावरण जो होता है वह होता है दोस्तों वाह्य वातावरण। वाह्य वातावरण वह होता है जो हम और आप चारों ओर देखते हैं, जो हम और आप चारों ओर देखते हैं और जिससे हम लोग रोज, जिस वातावरण में हम लोग रोज उसके सामने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वाह्य वातावरण, वाह्य वातावरण में सबसे पहला तो वातावरण आपके लिए आता है भौतिक वातावरण। कौन सा वातावरण? भौतिक वातावरण। और दूसरा आता है दोस्तों सामाजिक वातावरण। देखिए दोस्तों वाह्य वातावरण वह होता है जब बालक मां के गर्भ से जन्म ले लेता है और जन्म के बाद वह जिस वातावरण में आता है वह बालक के लिए होता है वाह्य वातावरण। अब वाह्य वातावरण में सबसे पहला जो नंबर है वह है भौतिक, क्योंकि वाह्य वातावरण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक वातावरण। अब भौतिक वातावरण में जो चीज आती है उनमें पेड़ पौधे, जलवायु है, हवा है, इस तरीके से जो प्राकृतिक चीजें होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? भौतिक वातावरण की चीजें होती हैं। और दूसरा जो वातावरण होता है दोस्तों वह होता है सामाजिक वातावरण। जब बालक का जन्म हो जाता है तब बालक के बाद
बालक के जन्म के बाद उसके सामाजिकीकरण का विकास होने लगता है। और वो कहाँ से होता है? उसके परिवार से होता है, उसके विद्यालय से होता है, उसके मित्रों से होता है, आस पड़ोस के लोगों से होता है। वह समाज में उठना बैठना प्रारंभ करता है और इस वक्त के बाद उसको कहाँ का विकास होता है? उसको सामाजिक रूप का विकास होता है। इसीलिए उसको कौन सा वातावरण मिलता है? सामाजिक वातावरण मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने वातावरण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी दोस्तों। देखिए, वातावरण की कुछ परिभाषा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी ली गई हैं। उन सभी परिभाषाओं को जो मैं पढ़ा रहा हूं, इस सभी के पीडीएफ नोट्स मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। सभी लोग डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी हुई है, उसको डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें से अपने नोट्स बनाइएगा, हैंड राइटिंग लिखिएगा और सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो भी चीज आपके द्वारा लिखी जाएगी, जो भी चीज आपके द्वारा लिखी जाएगी वो आपके माइंड में सेट रहेगी, आपका माइंड का सेटअप बना रहेगा और वो चीज कभी भी भूलते नहीं है। इसलिए हमेशा नोट्स जब भी कोई बनाते हैं तो अपने हैंड राइटिंग से बनाया करें और तुरंत बनाया करें, ताकि जब आगामी समय में जब आप कभी पढ़ने बैठते हैं तो स्वयं की लिखी हुई जो भी चीज होती है वह बहुत जल्दी अपने दिमाग में सेट होती है। कभी किसी के नोट्स कॉपी ना करें। अगर मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, ऐसा नहीं करें कि आप पीडीएफ ने डाउनलोड किया और आपने रख लिया, जी नहीं, उसमें आपको कोई बेनिफिट या फायदा नहीं होने वाला है। आप पीडीएफ को लिखिएगा, उसमें से पॉइंट बाय पॉइंट उसमें से करके आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि जो आपके द्वारा लिखा जाएगा वो आपका ब्रेन का पूरा पक्का और मजबूत डाटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना नोटबुक बनाते रहिएगा। यह नोटबुक आपको हमेशा किसी भी टेट एग्जाम में आप कोई भी पेपर देंगे या वह आपको बहुत ही बहुमूल्य साबित होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे वातावरण हो जाता है, वातावरण के प्रकार हो जाते हैं दोस्तों, जिसमें से प्रश्न किए जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कई पेपरों में देखा है, कि एक प्रश्न जो रहता है वातावरण और वंशानुक्रम में से एक प्रश्न तो कई बार पूछा जाता है दोस्तों। और वह प्रश्न क्या होता है, जरा हम आपको बताते हैं। वह प्रश्न ऐसे किया जाता है दोस्तों कि जो हर बार आपसे प्रश्न किया जाता है। देखिए क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान के चलो आपसे पूछ लिया बुद्धि। मैंने देखा है कि वातावरण में एक प्रश्न जो है देखिए, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, अब प्रश्न का ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न रहेगा दो, लेकिन एक छोटी सी विशेषता रहेगी और वो विशेषता हमें और आपको यहाँ पर उसकी पकड़नी है। अगर यह विशेषता आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आप पेपर में एग्जाम गलत कर देंगे। आप अपना एग्जाम में जो प्रश्न आपका आएगा वो आप गलत कर देंगे और घर आके क्या बोलते हैं कि हमने प्रश्न तो सही किया था, आंसर तो यही है, लेकिन बस एक शब्द का एक फेर हो जाता है। और यही इसी का दूसरा प्रश्न अगर हम यहाँ पे बोल दें कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक। देखिए, बस यह जो इसमें प्रमुख लिखा है, देखिए दोस्तों, यह प्रश्न जो किया गया बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, इसमें से अगर मैंने आपको विकल्प दे दिया वंशानुक्रम, दूसरा दे दिया मैंने आपको वातावरण, तीसरा मैंने दे दिया आपको दोनों, फिर चौथा अगर मैंने दे दिया कोई नहीं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? दोनों। क्या आंसर होगा दोस्तों? दोनों होगा इसका आंसर। लेकिन अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बताइए, तब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वह होगा दोस्तों वातावरण। क्योंकि बालक के जीवन में जो विकास होता है उसका जितना असर वंशानुक्रम पे नहीं पड़ता, उससे कहीं ज्यादा वातावरण पर पड़ता है। क्योंकि बालक का पूर्ण जो मानसिक, पूर्ण जो संपूर्ण और सर्वांगीण जो विकास होता है, बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो,
चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह भाषाई का विकास हो, चाहे वह सामाजिक विकास हो, चाहे वह नैतिकता का विकास हो, इन सभी विकास के लिए बालक को समाज में रहकर विकास करता है, परिवार में रहकर करता है और विद्यालय में रह के करता है, मित्रों के साथ रहता है और समाज में रहता है, आस पड़ोस के लोगों के साथ रहता है। इन सभी से साथ में रहकर उसके अंदर सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बालक के जीवन के लिए वातावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है दोस्तों? वातावरण। तो यहाँ पे वातावरण के द्वारा हमारे द्वारा जो चैप्टर किया गया है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण हम लोगों के द्वारा खत्म कर दिया गया दोस्तों। इसमें जो भी आपको दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम अपना अगला चैप्टर प्रारंभ करेंगे। अगला चैप्टर प्रारंभ करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा रहेगा दोस्तों जीन पियाजे। देखिए आपके सिलेबस में ये 3-4 वैज्ञानिक हैं जो आपसे पूछे जाएंगे संविदा वर्ग 3 में। एक पूछे जाएंगे जीन पियाजे, दूसरा पूछा जाएगा आपसे कोहेलर पूछा जाएगा, तीसरा आपसे पूछा जाएगा पावलव और चौथा आपसे पूछा जाएगा कोहेलबर्ग। देखिए दोस्तों ये जो और क्लार्क हल, देखिए इन वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं और कथन हैं और कुछ कुछ विशेषताएं जो हैं यह आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो अब हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों सबसे पहले वैज्ञानिक से, जिनका नाम है जीन पियाजे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से आपको एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं जीन पियाजे। देखिए जो भी आपको दिक्कत परेशानी होती है किसी भी विषय को लेकर आप बिल्कुल हमसे पूछिएगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपको उनका हर समस्या का समाधान करवाया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे का सिद्धांत है और वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। सन 1932 में उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों वो दिया था उन्होंने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों और इसी को कहा जाता है मानसिक विकास का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है दोस्तों मानसिक विकास का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है दोस्तों ज्ञानात्मक का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए तीनों बातें जो कही जाती हैं उनके एक ही सिद्धांत को कही जाती हैं और इसी के लिए उन्होंने क्या कहा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत और ज्ञानात्मक, क्योंकि इसके द्वारा इनके सिद्धांत के अनुसार इनका कहना यह है कि बालक यहाँ से प्रारंभ करता है सीखना। यहाँ से बालक क्या करना शुरू करता है? प्रारंभ करता है सीखना। यहाँ से क्रियाएं करना प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बालक अनेक मानसिक विकास होते हैं बालक के अंदर और बालक तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों। देखिए इन्होंने सर्वप्रथम तो दी हैं अवस्थाएं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं दोस्तों, 4 चरण। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण जो दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास के चरण। सबसे पहला जो चरण दिया है दोस्तों वो दिया है संवेगात्मक एवं संवेदी अवस्था।
संवेदी अवस्था या गामक अवस्था। गामक अवस्था, देखिए ये तीन नाम दिए हुए हैं इन्होंने अपनी अवस्था में, एक ही अवस्था है लेकिन नाम क्या दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं दोस्तों, तीन नाम दिए गए हैं। इसी को संवेगात्मक भी कहा जाता है, इसी को संवेदी भी कहा जाता है, इसी को गामक अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका जो समय काल होता है दोस्तों वह होता है 0 से 2 वर्ष का। कितना होता है दोस्तों? 0 से 2 वर्ष का इसका समय काल होता है दोस्तों। दूसरी जो विशेषता दी है दोस्तों वह दी है पूर्व संक्रियात्मक। दूसरी दी है दोस्तों वो दी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह जो अवस्था दी है दोस्तों वह दी है 2 से 7 वर्ष के बीच की। तीसरी जो अवस्था दी है वो दी है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, यह अवस्था दी है दोस्तों 7 से 11 वर्ष के बीच की। ठीक है दोस्तों, कहां से कहां तक के दी है दोस्तों? इन्होंने दी है 7 से 11 वर्ष के बीच की। और चौथी जो अवस्था दी है दोस्तों वो दी है औपचारिकता की अवस्था। औपचारिकता की अवस्था, औपचारिकता की जो अवस्था दी है दोस्तों वह है 11 से 15 वर्ष के बीच की। कौन से बीच की दर? 11 से 15 के बीच की। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि बालक के अंदर जब गामक अवस्थाएं होती हैं, गामक अवस्था का मतलब क्या है? गामक अवस्था वो होती है जो बालक के शरीर के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, बालक के शरीर के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं जिनका संबंध बालक के मस्तिष्क से जुड़ा होता है उन्हें गामक अवस्थाएं कहते हैं। जैसे कि चलना, बैठना, रेंगना, अंगूठा चूसना, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं जो बालक के द्वारा अपने ही शरीर से की जाती हैं और जिनका संबंध उस बालक के मस्तिष्क से जुड़ा रहता है उसे गामक अवस्थाएं कहते हैं दोस्तों। और इसी के लिए एक नाम और दिया गया है जिसे कहा जाता है दोस्तों स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य करने के लिए बालक सबसे पहले उसको संवेदनशील से उसको महसूस करता है और अपने ही शरीर के द्वारा उस क्रिया को करता है और उसका संबंध बालक के जहां मस्तिष्क से जुड़ा होता है जिसे क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। अगर अपने शब्दों में कहा जाए, बालक के शरीर के द्वारा जो क्रिया की जाती है और वह क्रिया बालक के जिस मस्तिष्क से जुड़ी होती है जहां से बौद्धिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे स्कीमा कहा जाता है। लेकिन वो हम बाद में आपको बताएंगे दोस्तों, पीडीएफ में उसकी परिभाषा भी आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली जो बात यहाँ पे होती है, पहला चरण, वो कौन सा है? संवेगात्मक, संवेदी और गामक अवस्थाएं, जिसका समय होता है 0 से 2 वर्ष का। 0 से 2 वर्ष का समय होता है दोस्तों। इसमें गामक अवस्थाएं जो होती हैं पेपर में पूछ लिया जाता है। गामक अवस्थाएं वे होती हैं जिसमें बालक के द्वारा अपने ही शरीर से जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें गामक अवस्थाएं कहते हैं दोस्तों। जैसे कि चलना, बैठना, रेंगना, अंगूठा चूसना इत्यादि। अगली जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है और वो होती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष की। वो कौन सी होती है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं। इस अवस्था में बालक जो रहता है वह असमझ होता है, समझदार नहीं होता है, असमझ होता है। इसीलिए क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है और जिसका समयकाल क्या होता है? 2 से 7 वर्ष का होता है। मैं यहाँ पर आपको हर एक अवस्था के बारे में डिटेल से बताऊंगा, उसकी कुछ विशेषताएं बताऊंगा। हर एक जो मैंने आपको विकास के चरण बता रहे हैं, आपको ये संवेगात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है, औपचारिकता की अवस्था है, एक एक अवस्था मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है। तीसरी जो हमारी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। इसमें बालक समझदार हो जाता है और इसका जो समय दिया है दोस्तों 7 से 11 वर्ष का। पेपर में क्या है दोस्तों, इनका समय पूछ लिया जाता है क्योंकि इनका समय निर्धारित है। पेपर में इसका समय पूछ लिया जाता है क्योंकि इसका समय निर्धारित है, यही पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको पहले ये बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसका समय याद कर लीजिएगा कि गामक अवस्थाओं का जो समय होता है वह होता है 0 से 2 वर्ष का
और पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसका समय होता है 2 से 7 वर्ष के बीच का। और इसके बाद जो समय आता है वह मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होती है और वह होती है 7 से 11 वर्ष के बीच की। और इसके बाद जो अगली अवस्था होती है और वो अवस्था होती है औपचारिकता की अवस्था। औपचारिकता की जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है 11 से 15 वर्ष के बीच का। तो इस प्रकार से हमारे कुछ जो चरण होते हैं, जो अवस्थाएं होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं दोस्तों। ठीक है, इनका समय याद कर लीजिएगा, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। कौन कौन सी बातें जानी दोस्तों हम लोगों ने? जीन पियाजे, आपसे पहला प्रश्न जो किया जाता है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं? तो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों। इन्होंने मानसिक विकास के बारे में बताया है और ज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु। संज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु, जहां पर बालक हर प्रकार से सर्वांगीण विकास बालक का हो जाता है, जहां पे बालक ज्ञान अर्जन करके अपने आप में निपुण हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक कहा जाता है, उसे संज्ञान कहा जाता है। मतलब क्या? ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु, जहां पे बालक के अंदर भाषा का ज्ञान हो जाता है, सामाजिकता का ज्ञान हो जाता है और नैतिकता का ज्ञान हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है और शारीरिक विकास हो जाता है। सर्वांगीण विकास जब हो जाता है बालक का और बालक की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होने लगते हैं, वहां पे क्या कहा जाता है? उसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। और इन्होंने बालक की क्रियाओं के आधार पर अपने सिद्धांत को दिया है दोस्तों, जीन पियाजे महोदय ने। अब देखिए, कल हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? कल हम यहाँ पे एक एक चरण को विधिवत तरीके से करेंगे दोस्तों। इन्होंने कि अपने चरण को किस तरीके से उन्होंने बताया है। 1 से 2 वर्ष के समय के बीच में गामक अवस्थाएं क्या होती हैं, स्कीमा क्या होती है, और इन्होंने चरण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। संगठक होता है और संगठक के बाद अनुकूलन होता है और अनुकूलन के साथ आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण भी होता है। किस तरीके से एक छोटा बालक किसी भी चीज को जानता है, जानने के बाद उसको पहचानता है और उसके बारे में धीरे धीरे उसको संवेदनाओं के द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा उसको पहचानता है, और पहचान करने के बाद किस तरीके से वह उसके अंदर विकास होता है दोस्तों। तो कल हम इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करिएगा, और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सब आपके लिए, आपको घर बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कराने के लिए यह माध्यम चुना गया है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वह आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछेगा। मेरे द्वारा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ लिंक डाउनलोड करके उसको अपने नोटबुक में नोट करिएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।